एडलाइन ने जोर से कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मशीनरीज खतरे में हो या कुछ भी हो, वो एविड को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर बेंजर ने अपने हाथ बांध लिए और ठंडे लहजे में उससे मना करते हुए बोला कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब मशीनरीज का काम है। बेंजर का ये रवैया एडलाइन को पसंद नहीं आया और उसने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। तभी वैकिन, जो पीछे खड़ा सब देख रहा था, टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए बीच में आकर समझाने लगा। उसने नर्वस हंसी के साथ कहा कि कैप्टन का मतलब है ये जगह खतरनाक है, इसलिए हमें मशीनरीज को ही ऑर्क्स से निपटने देना चाहिए। साथ ही उसने बताया कि 5 ऑर्क्स का एक साथ दिखना अजीब है, शायद डेमोन किंग की जगने की निशानी हो। वैकिट की बात पर बेंजर ने सख्त और ठंडी आवाज से में कंफर्म करते हुए कहा कि हाँ, इसका मतलब डेमोन किंग अब जगने वाला है। वेन ने भी चिंता जताते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास होली वोटर भी कम है और अगर डेमोनिक बेस्ट उठने लगे तो इंसानों की जान खतरे में आ सकती है। बेंजाक ने तुरंत सजेस्ट किया कि सबको अभी इस खतरनाक शहर से निकलकर डॉर्मेटरी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन एडलाइन ने जिद पकड़ ली और कहा कि वो एविड को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी इस बात पर बेंजर पहली बार अपना कंट्रोल खोता है। वो इम्पल्स में आकर एडलाइन के दोनों कंधे पकड़ लेता है, उसे थोड़ा जोर से हिलाता है और ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए आवाज में कहता है, प्लीज, मैं कह रहा हूँ, ऐसे काम मशीनरीज पर ही छोड़ दो। एडलाइन उसके इस बदले हुए रवैये से एकदम शॉक में आ गई। उसने आंखों में हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि बेंजर कितना डेस्परेट क्यों है। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर ये सच में डेमोन किंग के जगने की निशानी है तो और भी ज़रूरी है कि हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेट होने के नाते अगर मुझे कुछ हो गया तो और मुसीबत होगी। ये सुनकर बेंजर और भी गुस्सा में आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि प्रोफेट प्रोफेट करना बंद करो। उसकी बातों में नफरत, दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने उसके कंधे मजबूती से पकड़कर और उसके सीधा आंखों में देखकर बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता है। उसके सांस तेज चल रही थी और आवाज में गुस्से के साथ डर भी था। एडलाइन ने उसकी बात सुनते ही अपना दिल जोर से धड़कते महसूस किया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने अपने कंधे छुड़ाने की कोशिश की। बेंजार कहते ही रहा कि वो उसे चोट खाते नहीं देख सकता, लेकिन एडलाइन ने तुरंत उसकी बात काट दी और पूछ लिया क्यों। उसका सवाल इतना सीधा था कि बेंजर शर्म से इधर उधर देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और हल्की सी हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से जवाब दिया कि वो इसलिए फिक्र करता है क्योंकि एडलाइन उसकी वाइफ है। ये सुनते ही दोनों बिल्कुल चुप हो गए। वक्त जैसे रुक सा गया। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे थे और दोनों का चेहरा लाल पड़ गया। एडलाइन के मन में हंसी उठ रही थी। क्या उसने सच में कहा कि वो उसकी वाइफ है? दोनों इतने शर्माए हुए थे कि एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर से वैकिन सब कुछ देख रहा था। उसे लगा दोनों अच्छे से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसलिए उसने उनके मोमेंट्स बिगाड़ने की बजाय खुद ओक से लड़ने की बात कही। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अकेला ओक का सामना कर लेगा, क्योंकि एडलाइन ने उसके लिए होली स्वॉर्ड जगाई थी। पर एडलाइन तुरंत सीरियस हो गई। धीरे से उसने कहा कि वैकिन होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैकिन हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा, पर अब उसे मना कर दिया गया। एडलाइन ने नज़र झुका ली और गिल्ड के साथ समझाया कि अगर होली स्वॉर्ड का यूज होता है तो हेला अपने क्लेवरेंस से सब कुछ देख लेगी और समझ जाएगी कि एडेलाइन असल में प्रोफेट नहीं है। वैकिन ने कुछ देर सोचा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मान गया। उसने कहा कि ठीक है, वो बिना उस तलवार के भी ऑक्स को हरा देगा। ये कहकर वो पलटकर चल पड़ा। एडेलाइन उसे रोकना चाहती थी, उसके पीछे भागना चाहती थी, पर उसे पहले से ही बेंजर्क ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करीब खड़े थे, जैसे आधे से ज्यादा गले लग रहे हो। बेंजर्क ने उसकी आंखों में देखकर एक ठंडी पर मजबूत आवाज में कहा, नहीं। एयरलाइन ने धीरे से जवाब दिया कि क्या वो वैक्यूम को अकेले जाने देगा। उसकी आवाज में बेपनाह चिंता थी, लेकिन बेंजाक ने उसके चेहरे की तरफ सीधा देखते हुए कहा कि वैक्यूम काफी स्ट्रांग है,
एयरलाइन का चेहरा शर्म और गुस्से दोनों से लाल पड़ गया और उसने जोर से कह दिया कि वैकेंट होली स्वॉट का यूज नहीं कर पाएगा। फिर भी बेंजर बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में बोलता रहा कि वो उसके बिना भी स्ट्रांग है। एयरलाइन ने कहा, तो ठीक है, पर अब मुझे तो छोड़ दो। उसकी बात सुनकर बेंजर ने अपने हाथ उसके कमर से हटा लिए। दोनों एक साथ चलने लगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बेंजर ने उदासी भरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा? क्या तुम्हें मेरा स्पर्श पसंद नहीं आया? उसकी आवाज में निराशा थी, जैसे उसे दुख हुआ हो कि एडलाइन उसके करीब आकर भी बेचैन लग रही थी। एडलाइन ने उसकी तरफ नजर मिलाने से बचते हुए धीरे से कहा, नहीं। बेंजक हैरान हो गया, तो फिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? एडलाइन ने बहुत ही हल्की आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तुमने बिना कुछ कहे अचानक मुझे अपने पास खींच लिया। मैं बस थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। कहते हुए उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और दिल की तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश की। उसके दिल में तूफान था। एक पल के लिए उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में बेंजर्क ने उसे मार दिया था। फिर भी वो उसे इतना चाहती है कि खुद को ये समझाने लगती है कि शायद उसके पास कोई वजह रही होगी। उसका मन खुद से ही लड़ रहा था। क्या वो अभी भी उसे प्यार करती है? हाँ, करती है। अपनी ही गलतियां फिर से दोहरा रही है और खुद को एक बेवकूफ समझ रही है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई, जहाँ बेंजर का रवैया बिल्कुल अलग था और इस जिंदगी में बिल्कुल अलग। नरम जवाब, प्यार भरी नजर, और अब वो जो देख रही थी वो उससे बिल्कुल अलग था। पर फिर भी ये नया बदला हुआ बेंजर उसे इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसका दिल दुख रहा था। अपनी सोच में खोई हुई एडेलाइन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की। उसे एक समुद्र किनारे की बात याद आई, जहाँ एक मिडल एज आदमी, जिसके सुनहरे बाल और दाढ़ी समुद्री हवा में हिल रही थी, उसे इंसानों के जज्बात के बारे में समझा रहा था। उसने कहा था कि इंसान की जिंदगी छोटी होती है, इसलिए उनके जज्बात गहरे और रंगीन होते हैं। ये बात सुन के उसके दिल में घर कर गई थी। वक्त ने उसे वापस वर्तमान में खींच लिया। उसने बेंजर की तरफ उदासी भरी नजर डाली और सोचा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वो अपने इस प्यार को बेवकूफ़ी के बजाय एक खूबसूरत जज्बात समझ पाएगी। दिल भारी था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है कि वैकेंट को चोट ना लग जाए। वो अपने असली जज्बात छुपाने के लिए बस बात बदलना चाह रही थी। बेंजर ने उसकी आंखों में देखते हुए आराम से जवाब दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी मजबूत हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। एयरलाइन ने उसकी बात काट दी। उसके आवाज में चिढ़ छुपी हुई झुंझलाहट थी। नहीं, मैं भी लड़ सकती हूँ, बेंजर ने तुरंत और मजबूती से कहा। नहीं, एयरलाइन ने जिद्दी से कहा। क्यों नहीं? तो फिर हम साथ चलते हैं। उसके लहजा एक चिढ़कर गुस्से में बोले हुए खरगोश जैसा था। बेंजर ने बिना झिझकिचाए तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर तुम साथ रही तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। उसकी आवाज में एकदम ठोस इरादा था, एकदम अटल। एडेलाइन एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने चौंक कर पूछा, तुम्हें कमजोर क्या बनाता है? उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि ड्यूक ऑफ डार्कनेस जैसा शक्तिशाली आदमी भी कमजोर हो सकता है। बेंजार ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मेरा मतलब है अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा तुम पर ही रहेगा। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, फिर गहन नजर से उसकी तरफ देखा। धीरे से उसका हाथ एडेलाइन के गाल पर गया। उसका ये स्पर्श एयरलाइन को एकदम चुप और बेचैन कर दिया। उसकी आंखें फट गई और चेहरा लाल हो उठा। बेंजक ने धीरे से फुसकारा, तुम मेरी कमजोरी हो एडले। एडलाइन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए एक जोर का क्या कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। जंगल के अंदर उसी वक्त एविड और उसके भाड़े के सैनिक ऑक्स को घेर कर तैयार खड़े थे। एक ऑर्क के पीछे से वार करने ही वाला था कोकेन, पर तभी उसने एडलाइन की चीख सुन ली। वो रुक गया। तुम रुक जा, उसने उसे छूना मत। वैकिन की ठंडी पर खतरनाक आवाज गूंज उठी। कोकेन तुरंत पीछे हट गया। ठीक ठीक है, उसने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे पर पहले ही डर की लकीरें उभर चुकी थी। वैकिन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी,
जो देखकर केन के रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ पैकिन का चेहरा ही सबको ये समझाने के लिए काफी था कि अगर ऑक्स को बिना उसकी मर्जी छुआ तो परिणाम खौफनाक होगा। ये सब देखकर एविड की आंखें चमक उठी। उसने खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वैकिन हमारे मशीनरी ग्रुप का असली रोल मॉडल है। उसने हर लफ्ज में वैकिन के लिए इज्जत और जुनून था। कोकेन ने बेपरवाही से आंखें घुमाई और बोला, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ताकतवर है ना? एविड मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो कमाल का है। तुमने देखा नहीं, अभी उसने एक ही वार में और को धराशायी कर दिया। लेकिन इस दौरान बाकी मशीनरी ट्रूप को ऑक्स से लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऑक्स उसने बड़े, ताकतवर और ज्यादा थे। जैसे ही लग रहा था कि ऑक्स उन्हें हरा देंगे, वैकिन की ठंडी आवाज गूंजी, पीछे हटो। और तुरंत उसने अपनी तलवार से एक और को एक ही वार में दो टुकड़ों में काट दिया। उसका वार इतना तेज था कि ऑर्क ने प्रतिक्रिया करने का वक्त भी नहीं पाया। मशीनरी ट्रूप की पहली योजना थी कि वो ऑक्स को मारकर उनका फायदा उठाएंगे, पर वैकिन के आने के बाद उनका ये चांस चला गया। फिर भी सबको अंदर ही अंदर पता था कि अगर वैकिन नहीं होता तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ये बात एविड जानता था, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी शैतानी मुस्कान थी जब वो वैकिन की तरफ देख रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एडलाइन की आवाज गूंजी। उसने हल्का सा सुकून भरे लहजे में कहा कि शुक्र है सब लोग सुरक्षित है। वैकी ने थोड़ा हैरान होते हुए एडेलाइन की तरफ देखा और पूछा, तुम इनमें नहीं थी क्या? उसकी बात सुनकर एविड और केन भी तुरंत एडेलाइन की तरफ मुड़ गए। बेंजर कुछ बोलने ही वाला था, दरअसल एडेले लेकिन एडेलाइन ने बीच में ही बात काट दी। जल्दी से उसने कहा, वो मैं शुरू से तुम्हारे साथ आना चाहती थी क्योंकि मुझे और के शव से एक चीज चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तभी चल सकती हूँ जब वैकिन सबको संभाल लेगा। एयरलाइन को डर था कि अगर बेंजर और बोलता तो शायद कोई ऐसी बात खुल जाती जो उसने छुपाना चाहा था। उसके ये कहने से एगल मशीनरीज एक पल के लिए चौंक गए। एविड के दांत कस गए और उसने आंखें घुमाई, जैसे अंदर ही अंदर सोच रहा हो, ये अमीर लोग भी ना हमेशा मुसीबत बन जाते हैं। फिर एडेलाइन ने बिल्कुल कैजुअली कहा, मुझे बस एक और का दिल चाहिए, बाकी सब तुम्हारे। एविड का रिएक्शन देखने लायक था। उसके लिए शब्द भी काफी नहीं थे। उसने इतनी खुशी में हाथ उठा दिया कि गलती से कोकेन को ही घूसा मार दिया। सच्ची? वाह! एविड जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एडेलाइन एकदम घबरा गई और थोड़ा पीछे हट गई। एविड खुशी के मारे एडेलाइन की तरफ दौड़ता चला गया। उसके दिल तेज धड़क रहा था, पर वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। सांस फूली सी थी जब उसने कहा, देखो, अब तुम पलट नहीं सकती, अपनी बात बदलना मत। उसके पीले चमकते हुए आंखों में खुशी स्पष्ट थी। एडेलाइन ने धीरे से कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी नजर वैकिन की तरफ मोड़ी। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? वैकिन ने कंधे उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया, मुझे क्या, मैं तो वैसे भी चाहता था कि तुम दोनों इससे निपटो। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था, जैसे सब उसकी बात मानते देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। एडेलाइन मुस्कुराई, थैंक यू वैकिन। उसकी आवाज में हल्का सा सुकून था। उधर एविड और के शव के पास गया और उसकी हड्डियों को उठाकर ऐसे घूम रहा था जैसे उनमें ही खजाना छुपा हो। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एडेलाइन ने उसकी तरफ देखा और पुकारा, एविड, मुझे वो चीज दोगे जो मैंने पहले कही थी? एविड तुरंत झटके से हाँ में बोला, और का दिल, बिल्कुल, सबसे बड़ा वाला। मैं तुम्हें चमका चमका कर भेजूंगा मैडम। उसके चेहरे पर एक विशाल सी मुस्कान थी और दोनों हाथों को घिसकर जैसे व्यापारी खुश हो जाता है वैसे ही कर रहा था। एडेलाइन थोड़ा चौंक गई और हंसी दबाते हुए बोली, एविड, तुम तो मशीनरी के बजाय एक दुकानदार लग रहे हो। फिर एडेलाइन ने याद दिलाया, और हाँ, मुझे और का खून भी चाहिए। जब तुम फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस आओगे तब साथ ले आना। अब सब लोग वापस शहर की तरफ लौट रहे थे। सड़कों पर चलते हुए एविड अभी भी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। वाह, कितना मुनाफा होने वाला है, बस बाकी हमें मिल जाए, हम जीत गए। केन ने उत्साह से बोला, और सोचो, अभी दूसरे मशीनरीज ग्रुप को कितनी जलन हो रही होगी। एविड ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए जरूरी है
कि हम सोच समझकर डिसाइड करें कि किसके लिए लड़ना है। उसकी आवाज़ में खुशी थी और वो हल्की सी धुन गुनगुना रहा था। केन ने आँख घुमाकर चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन लीडर ने तो उससे पहले किडनैप भी किया था। एविक तुरंत तीखी आवाज़ में बोला, चुप कर हरामखोर। उससे लगा कि जैसे केन की उस बात पर सीधा इल्ज़ाम था। उधर एक कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी जगमगा रही थी। बेंजक धीरे से अंदर आया। उसके हाथ में एक कैंडल स्टैंड था जो सुनहरी रोशनी फैला रहा था। उस रोशनी में एडेलाइन के चेहरे की शांति और भी निखरी हुई लग रही थी। वो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। बेंजर एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। उसकी नज़र एडेलाइन के चैन भरे चेहरे पर टिक गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा, कुछ ऐसा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके अंदर एक दर्द था एडेलाइन की सुरक्षा को लेकर, और सबसे बड़ी बात, जब भी एडेलाइन उसकी तरफ देखती थी उसे एक घबराहट सी महसूस होती थी, जैसे वो उससे दूर हो। फिर भी उसने हल्का सा मुस्कान दिया, पर नज़र उसके चेहरे से हटी नहीं थी। उसके मन में ख्याल आया, शायद मैं सच में पागल हो रहा हूँ। थकान उसके शरीर पर भारी पड़ गई थी। उसने गहरी सांस लेकर कुर्सी की बैक पर सर टिकाया। सोच रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेगा, लेकिन उसकी नींद ऐसी गहरी हुई कि वो सपनों में डूब गया। सपने में उसने अपने आप को एक दूसरे रूप में देखा, ठंडा, उदास और एडेलाइन के लिए प्रति बिल्कुल बेपरवाह। अचानक उसकी आंखें झपकी और उसके सामने मेवन खड़ा था। वो उसके ऑफिस में था। मेवन ने हल्का सा संकोच करके पूछा, मास्टर, क्या आप सोच रहे हो कि डचेस को वैकिन के कमरे के बगल वाले कमरे में रखो? बेंचक ने धीरे से कहा, मेवन। उसके दिल में सवाल उठे, क्या यह सपना है जैसे पहले देखा था, और क्या अभी ये उसने कहा वैकिन के कमरे के पास? उसने अंदर ही अंदर सोचा, अगर एडेलाइन वहां रखी गई तो क्या उसने बिना कुछ कहे ये बात मान ली? ये विचार उसके लिए अजीब और असंभव थे। सपने वाला बेंजर अपने कागजों में उलझा हुआ था। लापरवाही से पूछता है, क्या हुआ? उसने अपने कमरे की शिकायत की क्या? मेवन कुछ समझाने ही वाला था कि बेंजर ने उसे बीच में ही रोक दिया। रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अगर वो मेरे कमरे के बगल में होगी तो शायद डर जाए। वैकिन के बगल में ही ठीक है। मेवन ने फिर विरोध करने की कोशिश की, पर मास्टर, बेंजर ने ठंडी आवाज में काट दिया, अगर वो खुद बदलने कहे तो बदल देना, वरना जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने कागजों में दोबारा सिर घुसा लिया, जैसे उसके लिए ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। मेवन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है, समझ गया, मैं चलता हूँ। मेवन ने एक उदासी सी नजर बेंजर पर डाली और वहां से चला गया। अकेले रह गया बेंजर अपने कागजों को एक तरफ रखकर खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर झांकते ही धूप कमरे में घुस आई, जैसे उलझे हुए विचारों को रोशन कर रही हो। उसने धीरे से एडेलाइन का नाम लिया। उसकी आवाज में उदासी थी। उसकी याद उसके दिल को छोड़ नहीं रही थी। वो पल जब एडेलाइन आंसुओं के करीब थी। असली बेंजर जो सपने के अंदर अपना दूसरा रूप देख रहा था, समझ गया कि चाहे वो सपना हो या हकीकत, उसके हर पल में एडेलाइन ही वसी है। उसने खुद से स्वीकार कर लिया, वो पूरी तरह एडेलाइन का दीवाना हो चुका था। सपना आगे बढ़ा। बेंजर अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। सामने एस्टर बैठा हुआ था। कमरे में सूरज की रोशनी सुनहरी चमक फैला रही थी। एस्टर ने नाराज होने वाले अंदाज में कहा, आधा साल बीत गया है उस औरत को यहाँ लाए हुए, अभी तक कोई प्रोफेसी नहीं मिली। क्या तुम्हें यकीन भी है वो सच में प्रोफेट है? शायद हमसे ही गलती हुई हो। ये सुनकर बेंजर चुप रहा। सपना देख रहा असली बेंजर गुस्से में सोचा, अगर मैं होता तो एस्टर का सर तोड़ देता। एडेलाइन को औरत कहने की हिम्मत कैसी हुई उसकी? पर सपने वाला बेंजर बस धीरे से बोला, शायद, और नजर चुरा ली। एस्टर ने बात बदलते हुए कहा, कैप्टन, कुछ महीनों पहले मॉन सिटी पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। उनकी संख्याएं लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है डेमोन किंग अपनी नींद से जगने वाला है। अगर हमें अब भी कुछ नहीं किया तो हेवनली रियान बेकार जाएगा। कमरा अभी तक रोशनी से चमक रहा था, पर अचानक माहौल बदल गया, जैसे कोई अलौकिक शक्ति सपने को बदल रही हो। सब कुछ घूमने और धुंधलाने लगा।
और अगला दृश्य सामने आ गया। अब बेंजर अपने कमरे में था। कमरे में अंधेरा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया और रात के अंधेरे में झांकने लगा। चांदनी जगमगा रही थी। पूरी दुनिया पर एक नूर सा बिखरा था। धीरे से उसने खुद से कहा, मुझे उसे देखना है। यह सुनकर सपना देख रहा असली बेंजर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका सपने वाला रूप खिड़की खोलता है, बालकनी पर आता है और फिर उसकी नज़र दूर एक कमरे की तरफ जाती है जहां से पीली रोशनी निकल रही थी। उसके मन में सवाल उभरा, क्या वो एडेलाइन का कमरा है? और फिर उसने देखा सपने वाला बेंजर बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। उसे पार करके सीधा एडेलाइन की बालकनी की तरफ बढ़ गया। सपना देख रहा असली बेंजर इस मंजर को हैरानी से देख रहा था। सपने बेंजर ने जो किया उसे देखकर असली बेंजर हैरान रह गया। ये क्या कर रहा है वो? नॉर्मल दरवाजे से जाने के बजाय सीधे बालकनी से एडेलाइन के कमरे में घुस रहा है और नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा। पागल है क्या ये? असली बेंजर अपना सपना देखते हुए सोच रहा था। उसके मन में डाउट आया कि शायद एडेलाइन इस वजह से गुस्सा हो जाए, पर उसने जो देखा उसने उससे और भी ज्यादा हिला दिया। एडेलाइन चेयर पर बैठी थी, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रही हो। सिर्फ इंतजार ही नहीं, उसने बेंजर का स्वागत भी किया, पर उसका चेहरा उदास था। टेबल पर एक कैंडल जल रही थी और वही रोशनी कमरे में सुनहरी चमक फैला रही थी। एडेलाइन ने उसे देखा और फिर अपना चेहरा उदासी में एक तरफ घुमा लिया। धीरे से उसने कहा, स्वागत है ड्यूक। उसकी आवाज में बोझ था। बेंजर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आज तुम्हें कुछ पता चला? एडेलाइन ने नजर झुका ली, उंगलियों को मसलते हुए शर्मिंदगी से बोली, मुझे अफसोस है, कुछ नहीं मिला। ये सुनकर सपने वाला बेंजर चुप हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी भावना थी, उदासी और दर्द दोनों। उसने सोचा, वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे एडेलाइन को देखना था, और एडेलाइन हमेशा की तरह सर झुकाकर बैठी थी। असली बेंजर जो सपना देख रहा था, दूर खड़ा इस मंजर को देख रहा था। उसके दिल में घुटन सी हुई। उसने सोचा, क्या सपने वाला मैं इतना भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ एडेलाइन को देखने आया था? शायद मुझे भी कहने का हक नहीं, क्योंकि मैं खुद उसके सामने वैसे ही व्यवहार करता हूँ। वो सोचने लगा कि दोनों बेंजर की एक ही समस्या है, अपने दिल की बात कह नहीं पाना, और इसी वजह से सब कुछ और दर्दनाक होता जा रहा है। उसके मन में आया, अगर मैं ईमानदारी से कह देता तो मैं उसकी आंखों में बार बार देख सकता था, उन गहरी आंखों में खो जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एडेलाइन की आंखों की तस्वीर दिल में बनाने लगा। सपने वाला बेंजर अचानक मुड़ गया, धीरे से कहा, ठीक है, तुम आराम करो, और फिर खिड़की की तरफ चल पड़ा। एडेलाइन ने हल्का सा सिर उठाया और उसे देखा। जैसे ही वो विंडो के पास पहुंचा, बेंजर रुक गया। धीरे से बोला, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। दोनों की नजर एक पल के लिए मिली, फिर तुरंत हट गई। एडेलाइन शर्माकर अपना चेहरा छुपाने लगी। गाल सुर्ख हो गए। बेंजर भी इधर उधर देखने लगा। एडेलाइन ने नर्वसली कहा, जी जी पूछिए। बेंजर ने उसकी तरफ कोनों से देखा। जब शादी का जिक्र हुआ था तब तुमने मना क्यों नहीं किया? एडेलाइन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टेटस के कारण बंधी रही। मैं लॉन फैमिली की इलिजिमेटेड चाइल्ड हूँ और हमेशा अकेली रही हूँ। उस बंधन से निकलने का एक ही रास्ता था, शादी। इसीलिए मैं उस एक उम्मीद के रूप में देखती थी। मैं उस जगह से निकलकर बड़ी दुनिया देखना चाहती थी। उसने अपने हाथों को जोर से बंद किया, अपना दर्द समेटने की कोशिश की। उसके दिल में पुराना लम्हा उभर आया, जब वो खिड़की के पार बड़ी दुनिया को सिर्फ दूर से देखती थी, जहाँ उसे कोई इज्जत नहीं देता था, ना परिवार, ना ही नौकर। उसने अपने हाथ से अपना सीना दबाया, सांस को संभालती हुई, और धीरे से नीचे देखकर बोला। बेंजर उसकी बात सुनता रहा, बिना कुछ बोले, सिर्फ उससे घूरता रहा। फिर धीरे से पलटकर खिड़की की तरफ चल दिया और कहा, समझ गया। एडेलाइन ने उसकी पीठ को देखा और बस एक ही लाइन बोली, सुरक्षित वापस जाइएगा ड्यूक। एडेलाइन ने बेंजर को जाते हुए उदासी भरी नजर से देखा। एडेलाइन की आवाज फिर से वही उदासी लिए गूंज उठी। बेंजर कभी भी सपने की हालत में था। उसके मन में विचार घूमने लगे। शायद एडेलाइन सच में छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर एक बड़े जगत का अनुभव करना चाहती थी। उसने सोचा,
अगर ऐसा है तो उसे अलग-अलग जगह ले जाना चाहिए। ये ख्याल उसके सपने और प्रेजेंट दुनिया के बीच घूमता रहा। सुबह की नर्म रोशनी कमरे में घुल चुकी थी। परिंदे की मधुर आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। बेंजर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजर जाकर एडेलाइन पर टिक गई, जो उसके पास बैठी थी। उसके दिल में एक उलझन सी उभर आई। क्या ये सब फिर से एक सपना था? हर रोज के सपने उसके लिए इतने हकीकत जैसे क्यों लगते थे? उसका मन कंफ्यूजन में डूब गया। उसने गहरी सांस लेकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, जैसे सपने और हकीकत के बीच का फर्क उसे निगलने लगा हो। एडलाइन की सूरत उसके सामने की आंखों में अभी भी चमक रही थी, एक ऐसी याद जो कभी सुकून देती थी और कभी दर्द। उसकी मुस्कान, उसकी नर्म नजर, सब कुछ बेंजर के अंदर एक ऐसी उलझन बन गई जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लगता था कि वो जितना उसे याद करता, उसे उससे उतना ही लगाव होते जाता। एडलाइन की गहरी आंख, जैसे नीलम की चमक, उसे हमेशा अपनी तरफ खींच लेती। लेकिन बेंजर में ना तो हिम्मत थी, ना ही विश्वास कि वो उन आंखों के पीछे छिपी सच्चाई समझ पाए। सिर्फ सोचकर ही उसका दिल घबरा जाता था। उसने याद किया कि जब पहली बार एडेलाइन से मुलाकात हुई थी, तब उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन बेंजर अपनी खामोशी और शर्म में दबकर बस दूर से देखता रह गया। हर छूटे हुए पल, हर ना कही बात उसके लिए अपनी कमजोरी का सबूत बन गई थी। उसके मन ने मान लिया था कि हमेशा पहला कदम एडेलाइन ने ही उठाया था। वो ही थी जिसने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई, उसका नाम प्यार भरे लफ्जों में लिया। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे शब्दों की बूंद। अगर एडेलाइन के हिम्मत भरे कदम ना होते, तो शायद वो कभी उसके नजदीक भी ना जा पाता। ये सोच उसके जिस्म में एक ठंडी सी सिरहन दौड़ गई। यही विचारों में खोया हुआ वो बैठा था जब एडेलाइन धीरे से अपनी नींद से जगने लगी। उसकी हल्की सी हरकत ने बेंजर का ध्यान तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। सुबह की शांति में एडेलाइन की आवाज एक सुरीली धुन जैसी सुनाई दी। उसने हैरानी से बेंजर की तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि वो इतनी सुबह क्यों जग गया है। बेंजर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए अपने दिल के अंदर दबाए गए सच को शब्दों में ढाल दिया। उसने नरमी और सहजता के साथ कह दिया कि वो बस एडलाइन को देखना चाहता था। उन दोनों के बीच की हवा अचानक से बदल गई थी। उसका इकरार, जो अभी अभी जुबान से निकला था, दोनों के दिलों को एक नाजुक डोर से जोड़ रहा था। बेंजर ने उसकी आंखों में सीधे देखना बंद नहीं किया, जैसे किसी तकदीर को खुद चुनौती दे रहा हो। सुबह की नरम रोशनी में सब कुछ थम सा गया। समय, जगह और उनके बीच की दुनिया, जैसे दोनों की रूहें एक ही पल में एक दूसरे से टकरा गई हो। खुद जिंदगी और ख्वाब की सीमा को तोड़ते हुए उसके लफ्जों का असर एडेलाइन पर बिजली की तरह पड़ा। ये पल उसके लिए इतना अचानक था कि वो होश खो बैठी। उसकी आंखें खुलकर रुकी रह गई, गालों पर लाली उभर आई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेंजर जैसे इंसान के दिल में ऐसी बात छुप सकती है। कुछ पल तक वो बस सुन रह गई, ना अल्फाज बने, ना सांस संभली। उसने ब्लैंकेट को अपने से चिपकाया, जैसे उसी में सहारा ढूंढ रही हो, और फिर धीरे से उठकर पलंग पर बैठ गई, दिल को समेटने की कोशिश करती हुई। उसने थोड़ी बेहोशी और उलझन भरी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मगर बेंजर ने अपनी नजर नहीं तोड़ी। उसकी आंखों में एक सच्चाई चमक थी। धीमी आवाज में उसने फिर से कहा कि वो उसे देखने आया है। उसके लफ्ज कम थे, लेकिन उसके पीछे छुपी ईमानदारी कमरे की हवा में गूंज गई। एडेलाइन के दिल में और भी उलझन भर गई। उसने अपनी आवाज संभालते हुए अब भी अद्भुत भरी शंका के साथ कहा, क्या क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ? जैसे वो अपने ही दिल को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि ये सब हकीकत हो भी नहीं सकता। लेकिन शक अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ब्लैंकेट एक झटके में हटा दिया और गुस्से और उलझन से लिपटे हुए अपने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए उसने जोर से कहा कि वो झूठ बोल रहा है
उसकी यादों में जो बेंजर था, वो कभी ऐसी बात कह ही नहीं सकता था। हर लफ्ज़ शक, हैरानी और विरोध से भर गया था। बेंजर खुद भी उसके प्रतिक्रिया से चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लफ्ज़ ऐसे तूफान ला देंगे। एडेलाइन का अंदाज बिल्कुल एक छोटी, तेज में भरी बिल्ली की तरह था, नाजुक पर ऊट-पटांग और उसके लिए समझना मुश्किल। फिर एडेलाइन और करीब आई। उसके कंधे से हल्की सी रात वाली पोशाक नीचे खिसक गई, जो उसकी नाजुक शक्ल को और ज्यादा भी बेपर्दा कर गई। उसकी निगाहें उसके आंखों से फिसलकर उसके होठों, गले और कॉलर बोन तक चली गई। उसके दिल से एक हल्की सी सांस निकल गई, जैसे उसने खुद को उस लम्हे के गिरफ्त में देख लिया हो। कमरा भर गया था एक ऐसी खामोशी से जो लफ्ज़ों से ज़्यादा भरी थी। एक ऐसी खामोशी जो उनके दिलों के बीच के अधूरे इकरार को, छुपी हुई इच्छाओं को बेपनाह बयां कर रही थी। और यह हमारी हीरोइन अपने ही ख्यालों में थी, हाथ थोड़े से गालों के पास टिकाए, जैसे कुछ गहरी सोच उसे अपने अंदर खींच रही हो। बेंजर उसे ऐसे देखकर घबरा गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया, जैसे उसने पहली बार एडेलाइन को ये नया रूप देखा हो। उसकी नज़रों और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके करीब रहना खुद के लिए एक खतरा बन रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके अंदर एक अजीब गर्मी सी छाने लगी और उसे तुरंत समझा कि उसे यहाँ से निकलना होगा। एक झटके में वो उठकर खड़ा हुआ, अपने चेहरे को हाथ से ढककर गहरी सांस लेने लगा, जैसे खुद को संभालना चाहता हो। एडेलाइन उसके ये घबराहट भरी हालत देखकर अपना सिर उठाती है और धीरे से सवाल करती है कि क्या सच में वो ही है बेंजर, जो अब और देर रुकना नहीं चाहता था। जल्दी से पलट गया और एकदम से कमरे से निकलने लगा। उसके कदम इतने हैस्टी थे जैसे एक प्यारा सा कुत्ता भागकर दूर चला जाए। दरवाजे तक पहुंचकर उसने बस इतना कहा कि हाँ, मैं ही हूँ। एडेलाइड समझ ही नहीं पाई कि ये सब इतने जल्दी कैसे हुआ। उसने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा कि वो जा कहाँ रहा है, तो बिना पलटे ही बेंजर ने जवाब दिया कि वो अपने कमरे में जा रहा है और उसे भी थोड़ा और आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो तेजी से निकल गया, अपना चेहरा छुपाए, जैसे अपनी हालत उसे दिखाना नहीं चाहता हो। कमरे में अकेली रह गई एडेलाइन अब भी हिला दी गई थी। उसने धीरे से अपने आप से कहा, ये सब था क्या एक्चुअली? उसका दिल तेज धड़क रहा था, चेहरा लाल था और उसके अंदर अजीब सी घबराहट के साथ साथ तितलियां का झुंड मचल रहा था। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता था। फिर उसके अंदर की जासूसी सोच जाग उठी। उसने अपने आप से कहा कि शायद बेंजा सिर्फ इसलिए आया था ताकि ये जान सके कि वो वास्तव में एक प्रोफेट है या नहीं। उसने सोचा कि जैसे पहले भी वो उसकी प्रोग्रेस देखने आता था, वैसे ही इस बार भी कोई वजह होगी। उसने अपने आप को समझाया कि वो बस इतना कह गया, तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और ही था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद एस्टर ने ही उसे इस तरह काम दिया होगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब सपने आना बंद हो गए हैं। पहले अपने पुराने जीवन में वो रोज सपने देखती थी, जैसे अपनी कठिन जिंदगी से बचने का एक जरिया हो। लेकिन अब उसने सोचा कि शायद इस दफा सपने ना आने का मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में सुकून और संतुष्ट में है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ गई, जैसे उसने खुद को एक नया हौसला दिया हो। लेकिन सुबह का वो सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जब वो नाश्ता करने नीचे आई तो सबके सामने बेंजाक ने अचानक कह दिया कि अब वो वैकिन के साथ कमरा बांटेगा। ये सुनते ही एडेलाइन झटके में आ गई। उसके हाथ थरथराने लगे। चाय का कप उठाते हुए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। उसने हैरानी से बस एक ही शब्द निकल पाया, क्या? उसके दिल में डर बैठ गया कि शायद उसने नींद में कुछ कह दिया हो जिसकी वजह से बेंजर अब दूर रहना चाहता है। पैकिन पे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। एडेलाइन का चेहरा एकदम से उदास हो गया। उसने गहरी सांस भरी और नजर चुरा ली, जैसे दिल में बोझ लेकर बैठी हो। बेंजर ने उसकी इस हालत को देखा तो उसके दिल में चुभन सी महसूस हुई।
उसे एडेलाइन का ऐसा दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे से उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि वो भी परेशान है। एडेलाइन ने उसकी आंखों में देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। धीरे से उसने अपना दिल खोला और कहा कि उसे डर है कि वो शायद उसने बेंजर को बुरा बोल दिया हो, इसलिए वो आज अलग कमरे में रहने की बात कर रहा है। ये कहकर उसकी आंखों में एक और गहरा दुख उतर आया। बेंसब धीरे से बोला कि उसने सिर्फ इसलिए ऐसी बात कही क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना था। उसने एडेलाइन की परेशानी दूर करने की कोशिश की और समझाया कि उसके फैसले के पीछे कोई गलत नीयत नहीं है। लेकिन एडेलाइन के जज्बात अब भी उलझे हुए थे। उसकी हल्की सी फूसी आवाज में असुरक्षा साफ झलक रही थी। बेंजब ने उसे नरमी और इज्जत के साथ पुकारा और जैसे ही उसकी नजरें मिली, उसने एक मजबूत और निश्चित लहजे में समझाया कि वो उससे कभी गुस्सा नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो जाए। उसके लफ्ज़ों में इतना प्यार था कि एडेलाइन को यह एहसास हुआ कि वो उसके असली रूप को बिना किसी डर के अपना सकती है। उसने जब अंतिम बार कहा कि क्योंकि तुम हो, तो उसकी बात में एक गहरापन था जो उसके सिर्फ प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। वैक्य ने ये सब देखा तो उसकी रूह तक हिल गई। उसने आंखों में बेयकीनी के साथ बेंजर को देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि क्या ये वही सख्त मिजाज कैप्टन है जिसे वो जानता था। उसके अंदर एक ठंडक सी दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। उसके जहन में ख्याल आया कि शायद ये बेंजर है ही नहीं, या फिर किसी ने उसकी जगह ले ली हो। एडलाइन भी हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेंजर के अंदर इतनी नरमी हो सकती है। उसने वैक्यूम की तरफ देखा और दोनों की नजरें मिली। दोनों के मन में यही सवाल घूम रहा था कि शायद अजूरा ने चुपके से बेंजर को रिप्लेस कर दिया हो। लेकिन बेंजर बिल्कुल शांत रहा, बिना कुछ कहे अपनी चाय की चुस्की लेता रहा, जैसे उनके बीच के शक उसके लिए बेमायने हो। जब वैक्यूम घबराहट में खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा, तो एडेलाइन ने जल्दी से उसकी क्लॉक पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। उसने उलझन में पूछा कि क्या वैक्यूम को भी लगता है कि बेंजर का बर्ताव अजीब है। वैक्यूम ने सर हिलाकर कहा और कहा शायद कोई मैजिक उस पर असर कर रहा हो। एडेलाइन ने भी इस बात को माना, लेकिन फिर भी दोनों के मन में एक शक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कैप्टन पर ऐसे जादू का असर नहीं हो सकता। बेंजर ने उनकी बातों पर, आई एम सॉरी गाइज, ये वॉइस ओवर करते करते ना मतलब पढ़ पढ़ के इतना ज़्यादा हंसी आ रही है अब मुझे। चलो कंटिन्यू करते हैं। बंजक ने उनकी बातों पर सिर्फ अपनी आंखें घुमाई और ठंडे लहजे में कह दिया कि उसे अब निकलना होगा क्योंकि उसे एक और काम है। कुर्सी खींचकर वो बाहर चला गया और एडेलाइन चुपचाप उसके पीठ को देखती रह गई। मन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रे। उस रात अपना कोजी ऑफिस में खिड़की के पास खड़ा बेंजर चांदनी रात का मंजर देख रहा था। चांद की रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया था और ठंडी हवा उसके ख्यालों को और गहरा बनती जा रही थी। उसने सोचा कि जिंदगी भर उसने कभी सपने नहीं देखे, लेकिन जब से उसने एडेलाइन के साथ एक कमरा शेयर किया था, तब से उसे सपने आने लगे। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जग रहा था, जैसे एडेलाइन के पास रहना ही उसके सपनों का असल शबाब हो। ये खामोश रात उसके मन के सवालों को और गहरा बनाती गई और वो खिड़की के बाहर देखते हुए बस अपने विचारों में डूबता जा रहा था। और फिर बेंजर, एडेलाइन और वैकिन बाजार की तरफ चले, जहां उनका मकसद था एडेलाइन के लिए एक नई तलवार खरीदना। तीनों एक मशहूर स्वॉर्ड और आर्मर के दुकान पर रुक गए, जहां एक से बढ़कर एक तलवारें सजी थी। हर तलवार की अपनी चमक, अपना रूप था और तीनों ध्यान से उन्हें देखकर सोच विचार कर रहे थे कि कौन सी एडेलाइन के लिए सही होगी। वैक्टिंग की नज़र एक खास तलवार पर टिक गई। उसका ब्राउन हैंडल था, डिजाइन हल्का फुल्का और सीधा साधा, बिना किसी शान शौकत के। उसने तुरंत अपनी राय रख दी, एडलाइन के लिए सबसे बेहतर होगी ये। एडलाइन ने तलवार को हाथ में लिया, उसका वेट महसूस किया और मुस्कुराते हुए माना कि ये वैसे ही है जैसे उसे चाहिए थी। ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्की, बिल्कुल ठीक। थोड़ा दूर खड़ा बेंजर उन दोनों को देखता रहा। उसकी आंखें तलवार पर नहीं बल्कि एडलाइन पर टिकी थी। उसके दिलो दिमाग में उलझन का सिलसिला चल रहा था। कल रात उसे कोई सपना नहीं आया था और इस बात से उसने रिजल्ट निकाला
कि उसके सपने का रिश्ता एडेलाइन के साथ एक ही कमरे में सोने से है। ये सोच उसके अंदर एक अजीब सी गहराई पैदा कर रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एडेलाइन ने तलवार चुनकर दुकानदार को बता दिया कि वो इसी को लेगी। दुकानदार ने खुशी से उनकी पसंद की तारीफ की और तलवार तैयार करने लगा। तीनों बाजार में वापस चल दिए। सबसे आगे वैकिन था, बीच में एडेलाइन और सबसे पीछे बेंजर, जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद एडेलाइन के प्रोफेटिक नेचर का भी कुछ लेना देना हो इस अजीब से कनेक्शन से। जब वो लोग शिप पर लौट रहे थे, बेंजर की नज़र एडेलाइन के रोशन चेहरे पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा कि अभी तो बहुत वक्त है इस राज को समझने का, क्योंकि आगे भी कई दफ़ा उसे एडेलाइन के साथ एक कमरा शेयर करना होगा। लेकिन उसके ख्याल उस वक्त टूट गए जब शिप मैनेजर हंसकर बोला कि एडेलाइन और बेंजर के लिए अलग अलग कमरे रेडी किए गए हैं। ये सुनकर बेंजर की आंखें फट गई। वैकिन भी हैरान था। बेंजर ने एडेलाइन को रोका और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एडेलाइन ने थोड़ी चिड़चिड़ी सी आवाज में समझाया कि जब इतने रूम्स अवेलेबल है तो अब उन्हें एक ही कमरे में शेयर करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर बेंजर के चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ मिलकर उभर आए। उसने जोर देकर कहा कि उसे बस एक बात कंफर्म करनी थी, इसलिए वो चाह रहा था कि एक ही कमरा हो। लेकिन एडेलाइन ने शांत स्वर में माफी मांगी और कहा कि उसे कुछ तैयारियां करनी है, इसलिए वो अपने गेस्ट रूम में रहेगी। बेंजर ने आंखें घुमाई और गुस्से में चुप हो गया। उसने वैकिन की तरफ देखा, शायद मदद या तसल्ली के लिए, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। वैकिन अपने वेकेशन लुक में था, एक लूज प्रिंटेड टी शर्ट, बाहो हैट, काले चश्मे और हाथ में शैम्पेन की बोतल। उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ माफी मांगी और बताया कि उसने सुना है यहाँ एक बाथ हाउस भी है। बेंजर के गुस्से में और भी आग लग गई। उसने ठंडे और सख्त लहजे में पूछा कि क्या वैकिन यहाँ मजे करने आया है। वैकिन घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे समझाने लगा कि गलती हो गई। लेकिन तब तक हवा में गुस्से का खिंचाव और बोझ बढ़ गया था। दिन के आखिर में एडलाइन अपने गेस्ट रूम में थी। गोल्डन कैंडल और लैम्प लाइट में उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास लग रहा था। टेबल पर बैठकर वो ध्यान से नोइन आइलैंड का मैप देख रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और फिक्र की साफ लकीरें थीं, जैसे उसके दिल में कोई राज छुपा हो। एडलाइन अपने आने वाले सफर के बारे में गहरी सोच विचार कर रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सायरन को खत्म करके रहेगी। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो दोबारा मेवन को मरने नहीं देगी। जैसे ही उसने अपने पुरानी यादों में झांकना शुरू किया, उसकी आंखों में उदासी के साए उभर आए। उसने याद किया वो भयानक पल जब एस्टर ने मेवन की मौत की खबर वैकिन को दी थी। वैकिन उस वक्त गुस्से और यकीन न कर पाने की हालत में था। उसकी आवाज कांप उठी थी जब उसने एस्टर से जवाब मांगा। एस्टर के चेहरे पर पछतावा और दुख की छाप थी। उसने समझाया कि शायरन के गीत ने मेवन को अपने जाल में फंसा लिया था। चाहे जितना भी हीलिंग पोशन होते, उनका डिवाइन पावर भी उससे बचाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि मेवन इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। जब उसकी नज़र एडेलाइन पर पड़ी, जो चुपचाप दूर खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी, तो उसने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। वो चीख उठा था कि अगर एडेलाइन वाकई एक प्रॉफिट है तो रीले को अभी के अभी ढूंढ निकाले। लेकिन एडेलाइन सिर्फ नीचे देखकर पछतावे भरी आवाज में माफी मांग पाई। उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, जैसे उसे खुद भी ये समझ न आ रहा था कि वैकिन के दर्द को कैसे हल्का करे। एडेलाइन के विचारों को बेंजर और वैकिन की आवाज ने तोड़ा। वैकिन का कांपता हुआ सुर उसे वापस प्रेजेंट में ले आया। उसके लिए रिले अब एक अहम टुकड़ा था, एक दवा जो जन्म से ही हीलिंग मैजिक करने की क्षमता रखता था, बिना ट्री ऑफ लाइफ के सहारे के। एडेलाइन समझ गई थी कि इस जिंदगी में बिना रिले के उन्हें एक नई रणनीति बनानी होगी। सायरन के सामने अकस्मात होने का इंतजार करना उनके लिए एक खतरनाक भूल होती। अब उन्हें सायरन को मजबूर करना होगा कि वो खुद जाग उठे। एडेलाइन का चेहरा अब एक अलग ही दृढ़ता दिखाने लगा। उसने एस्टर के तजुर्बों को याद करते हुए नक्शे पर उंगली रखी और एक जगह की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि सायरन शायद यहाँ
पत्थरों के बीच छुपी हो। लेकिन मुसीबत ये थी कि आसपास अनेक सुनसान टापू और डूबे हुए पत्थर थे। सायरन का असल ठिकाना पहचानना असंभव लग रहा था। ऊपर से उनका जहाज मैजिक स्टोन पर चल रहा था, जो उनके समय को सीमित कर रहा था। एक कठोर संकल्प के साथ एडलाइन ने फैसला किया कि शिप के कैप्टन को सच बताया जाए। जब उसने कैप्टन को अपने इरादे के बारे में बताया, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हिला दिया गया, जैसे उसने किसी अप्रिय भविष्यवाणी सुन ली हो। उसने हैरानी से चीख कर पूछा कि क्या वो वाकई सायरन को मारने का इरादा रखती है। एडलाइन ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, 4 दिन में। उसकी शांति कैप्टन के विश्वास को हिला गई। वैकिन उस पल आराम से अपना ड्रिंक पी रहा था और मुस्कान दबाए सब कुछ देख रहा था। उसने मजाक ही मजाक में कहा कि एडेलाइन को तो उनका कैप्टन भी नहीं रोक सकता, तो फिर एम्परर का तो क्या ही कहना। कैप्टन दुख भरे चेहरे के साथ उन्हें अकेला छोड़कर तैयारी का वादा करके चला गया। जब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, तो वैकिन ने एडलाइन की तरफ गंभीर नजर से देखा। उसने सवाल उठाया कि पिछली बार विलन ऑक्स थे, और क्या इस बार उनका मुकाबला सायरन से होगा। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। एडलाइन ने वापस उसी तरह हंसी में लेते हुए वैकिन की बात की नकल करके माहौल को हल्का करने की कोशिश की। एडलाइन का सीक्रेट वेपन देखकर वैकिन बिल्कुल हैरान रह गया। उसने सोचा था शायद वो नई खरीद तलवार होगी, पर एडलाइन ने एक छोटी सी जार निकाली जिसमें एक औरत का दिल था, जो पानी में डूबा हुआ पर्पल ग्लो कर रहा था। वैकिन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? एडलाइन ने शांत स्वर में जवाब दिया, इससे मैं एक ऐसा एक्सप्लोजिव बनाऊंगी जो बड़े से बड़ा मॉन्स्टर को मार सके, सायरन तक को खत्म करने लायक। लेकिन तुरंत समझ गया कि इसी वजह से एडेलाइन ने पहले ऑर्क का दिल संभाल कर रखा था। लेकिन उसने भी सच बता दिया कि सायरन की स्किन बहुत ही मोटी होती है, और उस बॉम्ब से उसे तभी मारा जा सकता है जब वो अंदर जाकर फटेगा। दोनों ने डिसाइड किया कि डिटेल्स बाद में रे के साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर बाद एडेलाइन ने कैजुअल तरीके से बोला, वैकिन मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है? वैकिन ने बार की तरफ इशारा किया और बोला, हाँ, लिक्वर है, क्या चाहिए तुम्हें? एडेलाइन ने हैरानी से कहा, लिक्वर? मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है। वैकिन एक्साइटेड था उसे अच्छी सी ड्रिंक ट्राई करवाने के लिए। तभी एडेलाइन ने गलती से वैकिन का पहले से रखा हुआ ग्लास उठा लिया, जो उसे पानी जैसा लग रहा था। उसने बिना सोचे पी लिया और तुरंत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का असर दिखने लगा। वैकिन जब लौटकर आया, तो देखा एडेलाइन पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी। चेहरे पर लाली, आंखों में घूमती हुई नजर और हंसी रोके जा रही थी। वैकिन का चेहरा पीला पड़ गया। अब तो कैप्टन मुझे मार डालेंगे, बेचारा वैकिन। उस वक्त बेंजर भी उन्हें देख रहा था। उसने अपना हाथ बांधकर गुस्से में कहा, तुम कह रहे हो सिर्फ एक गलती से ये हाल हो गया है? वैकिन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हाँ, सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। उसकी बात सुनकर बेंजर का तेज नजर उसके दिल में चुभने लगी। वैकिन ने घबराहट में कहा, मुझे लगा नहीं था कि ये एक ड्रिंक में इतनी ज्यादा नशीली हो जाएगी। एडलाइन पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी और अपना कंट्रोल खो चुकी थी। अचानक उसने मजाक मजाक में अपना हाथ बेंजार के मजबूत कंधे पर रख दिया और हंसी भरे लहजे में बोली, वैक्की, वो तो मेरा पति है ना, कितना फनी है ये पति मेरा। उसके वर्ड सुनकर वैकिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बेंजर की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से और खामोशी का डेंजरस मिक्स था। वैकिन तुरंत समझ गया कि अगर एक सेकंड भी और रहा तो जान खतरे में है उसकी। जल्दी से अपना पेट पकड़ के बोला, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाना होगा, बाय बाय। और भागते भागते वहां से निकल गया। बेंजर ने उसकी भगोड़ी हरकत देखकर ठंडी सांस ली और फुसफुसाया, बिल्कुल निकम्मा है ये। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि एडेलाइन उसके बिल्कुल करीब आ गई है। उसने उसके शर्ट कॉलर पकड़ ली और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर धीरे से उसका नाम लिया, रे। बेंजर का दिल एक पल के लिए हिल गया। उसकी आवाज नरम पड़ गई। क्या हुआ? एडेलाइन ने नशे भरी आंखों से नीचे देखते हुए बस इतना कहा, मैं चल नहीं पा रही, मुझे रूम तक ले चलो ना। उसके गाल लाल थे, सांस गर्म थी और आंखें बंद हो रही थी। बेंजर ने कुछ भी और सोचे बिना उसे अपनी गोदी में उठा लिया। वो इतनी हल्की थी जैसे कोई पंख हो। कॉरिडोर से गुजरते वक्त दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई रही।
एडेलाइन उसके सीने पर अपना सिर टिकाए हल्की सी हंसी के साथ बोली, कितना अजीब है, पिछले जन्म में ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब हम एक असली मैरिड कपल जैसे लग रहे हैं। बेंजर ने उसकी बात को नशा समझकर इग्नोर किया, पर फिर धीरे से बोला, हम सिर्फ लग ही नहीं रहे, हम वाकई में एक मैरिड कपल है। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत चमक रही थी। एलन ने मुस्कुरान के साथ आंखें बंद कर ली और बस इतना कहा, हाँ सही कह रहे हो, मैं बहुत रिलीव्ड फील कर रही हूँ। रूम पहुंचकर बेंजर ने उसे बेड पर सुलाया। एडलाइन तुरंत गहरी नींद में चली गई, जैसे सब बोझ उसके शरीर से उतर गया हो। बेंजर कुर्सी पर बैठकर उसे घूरते रहा, उसके चेहरे की शांति देखकर उनके दिल में एक नई गर्मी सी भरी। उसके अंदर एक ख्याल जग गया, अगर मैं यही बेड के पास सोने की कोशिश करूं, शायद मुझे वही सपना फिर मिले। उसने जमीन पर बेड के पास अपनी जगह बना ली, पीछे से बेड को सहारा दिया और आंखें बंद कर दी। धीरे धीरे नींद उसे अपने अंदर खींचने लगी और फिर अंधेरे में एक औरत की आवाज गूंज उठी, तुम वापस आ गए। पेंसक ने देखा, एक शानदार पर्पल ऑफ शोल्डर फ्रॉक और हील्स में एक खूबसूरत औरत सामने आ रही थी। उसकी शक्ल अजनबी थी, लेकिन उसके प्रेजेंस से पूरा सपना एक रहस्य सा भर गया था। उसकी आंखें गहरी डार्क गोल्डन थी, जो आग की तरह जलती हुई लग रही थी। उसके शार्प फीचर्स और मान के सामने गिरते हुए बैंग्स उसके चेहरे को और भी खतरनाक खूबसूरती दे देते थे। महंगे जेवर उसकी रोशनी में चमक रहे थे, जैसे वो खुद एक शान का प्रतीक हो। उसने अपना नाम बताया, हेला एल्टॉन। उसका लहजा इतना भरपूर था जैसे वो एक फैसला सुना रही हो। योर हाइनेस ड्यूक कैरिस बेंजर, मैं तुम्हें एक हॉनरेबल फ्यूचर दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसा भरोसा था और ऐसी खतरनाक इंटेंसिटी थी जो बेंजर के दिल को हिला गई। इस वक्त एडेलाइन ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर छत पर लटके बड़े झूमर पर गई। धीरे धीरे उठती हुई उसने अपने सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके सर में तेज दर्द था, जो हर सांस के साथ और गहरा हो रहा था। ये बिना शक के हैंगओवर था। आह मेरा सर, वो धीरे से बोलती हुई अपना सर दबाने लगी। रूम में इधर उधर नजर डाली तो देखा कि वो अपने ही बेड पर थी, ब्लैंकेट में लिपटी हुई। उसका चेहरा उलझन से भर गया। वो यहाँ कैसे पहुंची? उसने कल रात की यादों को जोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ वापस याद आने लगा। वैकिन के साथ बातें करना, फिर एकदम से बहुत तेज प्यास लगना और सामने पड़ा एक मग उठाकर पानी समझकर पी लेना, लेकिन वो पानी नहीं था। पानी? उसने धीरे से कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शौक आया। उसके शरीर में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई और उसके रोम रोम खड़े हो गए। नहीं, मैंने पानी नहीं, शराब पी ली थी क्या? उसे सब याद आ गया, कैसे वो एक मग से शराब पी गई थी और फिर कंट्रोल खोते ही हद से ज्यादा नशे में चली गई थी। अपने दोनों हाथ अपने बालों में डालकर उसने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि कुछ ही दूर बेंजर रूम के एक कोने में सोया हुआ था। उसके दिमाग में बस रे की तस्वीर घूम रही थी। उसके अंदर गिल्ट भर गया, जैसे उसने नशे में उसके साथ कुछ गलत कर लिया हो। उसने अपने होठों को उंगली से टच किया और सोचने लगी, कहीं मैंने कुछ। उसका चेहरा शर्म और उलझन से लाल हो गया। वो उठकर सीधे उसके पास जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटाया, उसके सामने एक अजीब मंजर था। बेंजर जमीन पर बेड पर बिल्कुल पास बैठे बैठे सो गया था। एडेलाइन की आंखें फट गई। ये ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने धीरे से बोला। उसकी सांस तेज हो गई। वो सोचती रही, ये अपने कमरे में क्यों नहीं गया? क्या ये अलग रूम्स वाले उसके फैसले को तोड़ रहा है? उसने अपने उलझन को समझने की कोशिश की। धीरे से बेड से उतरकर उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा इतना शांत लग रहा था कि एडेलाइन के दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई। उसने धीरे से सोचा, क्या रे ही मुझे यहाँ लेकर आया था? ये सोचकर दिल में तूफान ले आई। उसने बेंजर के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बंद थीं, सांस गहरी थी और उसके शार्प फीचर्स नशे में भी दिल को छू रहे थे। उसने मन ही मन एक्सेप्ट किया, वो सच में हैंडसम है। और एडेलाइन उसके चेहरे पर नजर टिकाए बस खो जाने लगी।